गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नन्हा फनकार। देखिए भाग 5 का ये चौथा पाठ है। इसमें जैसा कि पाठ का नाम ही है नन्हा फनकार, नन्हा मतलब छोटा। आपको मैं यहाँ कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी लिख कर देती जाऊंगी। आप वीडियो देखते समय उसका अर्थ लिख सकते हो। नन्हा मतलब छोटा और फनकार का अर्थ है कलाकार। कलाकार यानी आर्टिस्ट। कोई भी, चाहे वो ड्राइंग करता हो या एक्टिंग करता हो, जो अच्छा कुछ कर सकता है क्रिएटिव, हम उसको कलाकार कहते हैं। यहाँ एक ऐसे बच्चे की कहानी हम पढ़ने वाले हैं जो 10 साल का है लेकिन कलाकार है। कला वो क्या कलाकार है वो हम इस लेसन में पढ़ते पढ़ते जानेंगे। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना गुदगुदाई और छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया। यहाँ जिस बच्चे की बात हो रही है वो क्या काम करता है, वो इस छेनी हथौड़ी शब्द से आपको समझ में आया होगा। छेनी और हथौड़ी जिससे पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। तो वो एक चौकोर पत्थर, चौकोर यानी जिसके 4 कोने हों, तो ऐसे पत्थर के पास बैठ गया और प्रार्थना गुदगुदाई। यानी जैसे हम कोई काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं, आप स्कूल आते हो, हम सबसे पहले प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें हमको सफलता मिले। इसलिए वो बच्चा अपना काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करता है और फिर उसके बाद छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट जाता है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने लगा। अब ये जो पत्थर पर छेनी हथौड़ी से काट के वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहते हैं नक्काशी। जैसे कढ़ाई करने को कशीदाकारी कहते हैं, ड्राइंग करने को चित्रकारी कहते हैं, ठीक उसी तरह पत्थरों को काट कर कुछ बनाने को नक्काशी कहते हैं। तो उसने कई दिन पहले ही पत्थरों को काट कर कुछ घंटियां और कुछ कड़ियां, कड़ी मतलब चैन की तरह कुछ बनाने की शुरुआत की थी और उसी अधूरे काम को उसने फिर से आज शुरू किया। हथौड़े की वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की कीर्चे छितरा जाती। आपने पत्थर को या फिर वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, जब काटते हैं तो कैसे किरचे मतलब चिंगारी, किरचे यानी चिंगारी की तरह, आग की तरह जो निकलता है उसको किरचे कहा गया है। यहाँ किरचे यानी चिंगारी। तो किरचे छितरा जाती हैं जिससे वो क्या करता, अपनी आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वो कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगतराश यानी उसके साथ काम करने वाले और दूसरे नक्काश। तो अपना काम करते करते वो गुनगुना रहा है। गुनगुनाने का मतलब ये कि वो खुश है, जो भी वो कर रहा है उसमें उसको खुशी मिल रही है। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए और
इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। यानी उसके पिताजी भी यही काम करते हैं, वो भी पत्थरों पर नक्काशी करने का काम करते हैं। और वो क्या क्या बना पाते हैं वो यहाँ दिया है। बहुत ही सुंदर उर्दू के शब्द हैं। बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, महीन नफीस यानी बहुत बारीक और बहुत सुंदर, और कमल के फूल, लहराते हुए सांप, यानी पत्थरों को काट कर ये सारे डिजाइन बनाना जो उसके पिताजी बड़ी अच्छी तरह से कर पाते हैं, उसे पूरा विश्वास है कि थोड़े दिनों में सीखते सीखते वो भी ये सब करने में माहिर हो जाएगा। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर थी। ऐसा बताया जा रहा है यहाँ कि वो लोग आगरे के निवासी नहीं है, बल्कि वो गुजरात से आगरा आए और वहाँ उन्होंने, उसके पिताजी को काम मिल गया, उन्होंने अपना काम शुरू किया और यहीं पर केशव का जन्म हुआ था। इसलिए उसको अपना पुश्तैनी गांव उसने देखा भी नहीं। पुश्तैनी यानी जो उसके दादा परदादा का गांव है, उसने वो देखा भी नहीं। तो पहले वो कुछ दिनों तक आगरा में और फिर सीकरी में, सीकरी पूरा नाम है फतेहपुर सीकरी, जहाँ बादशाह अकबर एक नया नगर बनवा रहे थे। अब वहाँ उनको काम मिल गया था, इसलिए वो अपने पिता के साथ वहीं काम कर रहा था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? तो चारों तरफ से आवाजें हो रही थी, किसी ने उसको आकर बीच में टोका, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसको समझ में नहीं आया कि पीछे से कौन आ गया और उससे कौन पूछ रहा है। पीछे मुड़कर जब केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ? केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। बड़ी तलखी से यानी बहुत ही कड़े आवाज में, कठोर शब्दों में, कि आपको दिखाई नहीं देता कि मैं ही ये काम कर रहा हूँ? यानी आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या मैं ये कर रहा हूँ? इस तरह से उसने तेज आवाज में उनसे बात की। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। उसने कहा कि दिखाई तो दे रहा है कि तुम कर रहे हो, पर विश्वास नहीं हो रहा कि 10 साल का, मतलब इतने छोटे लगते हो तुम देखने में, तो तुमने ये नक्काशी का काम किया होगा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो उसने बड़े गर्व से क्या कहा, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। आपको पता है बादशाह अकबर बहुत ही कम उम्र में बादशाह बने थे और उन्होंने खुद यहाँ इस पाठ में कहा कि वे जब 13 साल के थे तो उन्होंने एक लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया ठीक है 10 साल के हो मतलब काफी बड़े हो, जब मैं 13 साल का था तो मैंने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, कद मंझोला था, मंझोला यानी मीडियम साइज का। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए थे। अंगरखा कुर्ते को बोलते हैं, कुर्ता। उसके बाल, लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी
बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछ। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, मतलब यहाँ इसने पूरा उस व्यक्ति का जो आकर केशव से अचानक बातें करने लगा था, उसके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि वो देखने में कैसे लगते हैं। उन्होंने गले में मोतियों की बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी है, अंगुलियों में अंगूठियां हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं, घनी मूछें हैं। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसी है वो बड़े ध्यान से देख ही रहा था कि उन्होंने पूछा कि अभी इस लड़ी में काफी काम बाकी लगता है। इसके पहले कि वो कोई जवाब दे, तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। तभी वो कुछ बोल पाता। इसके पहले कोई जोर से दौड़ता हुआ वहां पास में आया। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम करके नहीं। यानी अपना केशव सिर्फ उनको देख रहा था, वो समझ भी नहीं पाया था कि ये व्यक्ति कौन है। इसके बीच में एक पहरेदार आया और उसने उनसे माफी मांगी और कहा, और डांटते हुए केशव को भी कहा कि खड़े होकर झुककर हुजूर आला यानी बादशाह को नमस्कार करो। अब केशव का माथा ठनका। माथा ठनकना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि उसको समझ में आया, अचानक क्लिक हुआ उसको, उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूकर नीचे गिर गई। बदहवासी यानी घबराहट में, वो घबरा गया बिल्कुल और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से बादशाह को देखने लगा। डरा हुआ खरगोश की सी कातर आंखें, मतलब बिल्कुल डर गया और डरे हुए ही वह उनकी तरफ देखने लगा। अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी भली न लगी। दखल अंदाजी यानी जो आकर उसने बीच में ही इंटरप्ट कर दिया था, उनको रोक दिया था, दोनों की अच्छी बातचीत चल रही थी, तो ये चीज उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। हुक्म यानी आदेश, वो जब तक परमिशन न दे कि बैठ जाओ तब तक मैं खड़ा रहूं या अपना काम करूं, वो इस असमंजस में, इस दुविधा में पड़ा रहा। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, पर अब वो डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, लेसन काफी बड़ा है। आगे ये 3 पेज इस लेसन के मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, खुद से भी रीड करो। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं